तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे चीजों को डिस्कस करते हैं ना। जो भी अपन ने मॉर्निंग में डिस्कस किया उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे नोट डाउन करना चाहूंगा। पहले सभी लोग देखिएगा, जो अपन ने वर्किंग पढ़ी एनर्जी मीटर की, वो वर्किंग आपको किसके सिमिलर लगी? अपन ने मॉर्निंग में जो वर्किंग पढ़ी है ना एनर्जी मीटर की, वो किसके सिमिलर लगी है आपको? वो आपके इंडक्शन मोटर के सिमिलर लगी है। इस वजह से हम जो एनर्जी मीटर्स का नाम क्या बोलेंगे? सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। तो याद रखना, जो एनर्जी मीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आपका इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग यहाँ पे, द वर्किंग ऑफ एनर्जी मीटर लिखिएगा। द वर्किंग ऑफ एनर्जी मीटर द वर्किंग ऑफ एनर्जी मीटर is similar to induction motor. It's similar to induction motor. Hence known as induction type energy meter. Hence known as induction type energy meter. Hence known as induction type energy meter. तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, मतलब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपको क्लियर हो चुका है कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल वो आपका क्या है? इंडक्शन प्रिंसिपल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ऑन aluminum disc torque is produced on aluminum disc due to interaction of flux of one coil and eddy current induced by the other coil। मतलब यहाँ पे आपका जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? पहले वाले कॉइल का फ्लक्स और दूसरे वाले कॉइल की वजह से जो आपके पास क्या था यहाँ पे एडी करंट, उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, फाइन। एक चीज और जैसे मैंने बताई थी कि अगर आपको ड्राइविंग टॉर्क ज्यादा चाहिए है ना, इसलिए मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताई थी, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। अगर आपको ड्राइविंग टॉर्क ज्यादा चाहिए, अगर आपको टीडी मैक्सिमम चाहिए, तो इसके लिए दो तरीके थे। पहला आपका तरीका बताया था मैंने क्या, जो पहला आपके पास तरीका था कि आपका जो एल्यूमिनियम डिस्क है ना, जो पहला तरीका आपके पास था, दो तरीके बताए थे मैंने। पहला तरीका था कि जो डिस्क है, एल्यूमिनियम की जो डिस्क है, उसका रिएक्टेंस आप 0 कर दो। इसको आप क्या कर दो? 0 कर दो, जो कि इम्पॉसिबल है। इसको 0 करना इम्पॉसिबल है। कम हो सकता है,
है ना, मतलब इसको जीरो कर मतलब क्या, अल्फा की वैल्यू को जीरो कर दो, कहने का मतलब ये था, जो कि इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको जीरो कर पाओगे, मिनिमम कर सकते हैं, तो मिनिमम तो वैसे भी है ना। ओके, दूसरा जो अप्रोच था कि सर जो डेल्टा है आपका उसको 90 बना दो, है ना, ये चीज मैंने आपको और बताया था, मॉर्निंग में बताया था कि जो डेल्टा है उसको आप अप्रोक्सीमेट नहीं 90 कर दो इक्वल्स टू। अब ये क्या होता है, 90 होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 90 होता है ना। लेकिन अगर ये क्या हो जाएगा, व्हेन इट बिकम्स 90, व्हेन डेल्टा इक्वल्स टू 90 बन जाएगा, उस केस में आपका टीडी मैक्सिमम मिलेगा। अभी तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है, डेल्टा इज अप्रोचिंग टू 90। अभी मतलब जो वैल्यू अब हमको मिल रही है कितनी है, 80 से 85 है, लेकिन अगर वो एग्जैक्टली 90 मिल जाएगा तो हमको टीडी क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे तो समझ में आ गया, मतलब इसका नेचर क्या बोला मैंने यहाँ पे, पोटेंशियल कॉइल यहाँ पे क्या हो, टीडी अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो पोटेंशियल कॉइल का जो नेचर हो यहाँ पे क्या हो, प्योरली इंडक्टिव, और वो पॉसिबल होगा नहीं, है ना, प्योरली इंडक्टिव हो लेकिन ये पॉसिबल होगा नहीं। पोटेंशियल का नेचर शुड प्योरली इंडक्टिव, वो तो पॉसिबल होगा नहीं। अब प्योरली इंडक्टिव कब होगा, मतलब जब 90 डिग्री हो उनके बीच का, मतलब क्या इनका नेचर क्या हो, प्योरली इंडक्टिव, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है ना, ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट तो गलत है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बट हमको चाहिए क्या, डेल्टा इक्वल टू 90। तो इसके लिए अपन एक छोटा सा एक जुगाड़ निकाला है, इसके लिए अपन एक छोटा सा जुगाड़ निकाला है कि अपन कैसे डेल्टा की वैल्यू को 90 बना सकते हैं, अपन कैसे डेल्टा की वैल्यू को 90 बना सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा सा यूज करता हूँ, देखना आप लोग को जो संट मैग्नेट था, जो आपका संट मैग्नेट था उसका जो सेंट्रल लिंब मैं फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे, देखना आप सभी लोग, ये आपका संट मैग्नेट का क्या है, ये सेंट्रल लिंब है, मैंने ये बनाया, ये संट मैग्नेट का सेंट्रल लिंब। इसमें कौन सी कॉइल प्लेस की जाती है, सबको पता है सर, यहाँ पे जो कॉइल प्लेस की जाती है दैट इज पोटेंशियल कॉइल। तो ये आपने यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल प्लेस की हुई है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे क्या किया, पोटेंशियल कॉइल प्लेस की हुई है, किसमें, ये आपकी कौन सी कॉइल है बताओ जरा, पोटेंशियल कॉइल। यहाँ पे कौन सा कर देते हो, वीपीसी, यहाँ पे करंट कौन सी जाती है, आईपीसी। ये आपका क्या है, पोटेंशियल कॉइल है, मतलब संट मैग्नेट, मैग्नेट का ये सेंट्रल लिंब। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा को 90 बनाने के लिए हम यहाँ पे, हम इसी सेंट्रल लिंब पे पोटेंशियल कॉइल के जस्ट नीचे एक छोटा सा रिंग, ऐसा होता है ना, अपन रिंग सेरेमनी होती है शादी ब्याह में, तो उस टाइप के अपन एक रिंग सेरेमनी यहाँ पे लगा देते हैं। कॉपर की एक रिंग आती है इस टाइप की, उस कॉपर की रिंग को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जिसको तो मैं क्या शेडिंग रिंग बोलता हूँ। इसमें कौन सी रिंग बोलता हूँ, शेडिंग रिंग, जो कि किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। हम यहाँ पे एक शेडिंग रिंग लगा देते हैं। वो शेडिंग रिंग क्या करेगा कि इसके दो काम, जो शेडिंग रिंग है इसके दो काम, बताता हूँ क्या काम है, देखना आप लोग। इसको आपका क्या, शेडिंग रिंग जो बनाया मैंने ब्लू कलर का, क्या आपका क्या है, शेडिंग रिंग। ये जो शेडिंग रिंग क्या करता है कि डेल्टा को 90 बनाने का काम करता है। कैसे करता है वो आपको सिखाता हूँ, पहले आप इस डायग्राम को नोट डाउन कर लो। क्या हो गया यार, कौन स्किप कर गया, विक्रम, चलो ठीक है अभी अवेलेबल है, इसको नोट डाउन कर लो पहले। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि सेटिंग रिंग काम क्या करता है, समझना सभी लोग ना। सेटिंग रिंग आपका क्या काम करता है वो मैं यहाँ पे प्रूफ करने वाला हूँ, देखना। आपके पास यहाँ पे वीपीसी था, ये सबको पता है कि नहीं पता, बिल्कुल पता, सबको पता होगा, ये वीपीसी था, दिस इज माई वीपीसी, वीपीसी। ठीक है, इसकी वजह से जो करंट अभी तक फ्लो हो रही थी वो आपके पास थी ये आईपीसी करंट, ये थी, ये आईपीसी करंट थी। इनके बीच का एंगल एग्जैक्टली 90 नहीं था, ये तो आपको मैंने बताया था, अप्रोक्सीमेट 90 हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट 90 नहीं था।
और आप ये चाहते कि 90 बन जाए, है ना। इनके बीच का जो एंगल है वो डेल्टा है ना। और यहाँ पे आपके बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे क्या था आपका 5 पीसी था। तो अल्टीमेटली अभी आपको लग रहा है कि जो डेल्टा वो क्या है, वीपीसी और आईपीसी के बीच का एंगल है। लेकिन मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना तो मैं तो बोलता हूँ कि जो डेल्टा है वो वीपीसी और 5पीसी के बीच का एंगल है, हाँ या ना। सभी लोग बताओ, मेरे पास डेल्टा कौन सा एंगल है, वीपीसी और 5पीसी के बीच का एंगल है या नहीं है ना। तो अब देखना थोड़ा सा पीसी वाला डायग्राम पे आता हूं मैं। देखो ये वीपीसी के आपने सप्लाई वोल्टेज दिया, ठीक, सप्लाई वोल्टेज दिया। और 5पीसी क्या, इस सेंट्रल लिंब से जो भी फ्लक्स निकल रहा है वो आपका कौन सा है, वो 5पीसी है, हाँ या ना। ये आपका सप्लाई वोल्टेज वीपीसी हो गया। और इस लिंब और इस लिंब से जो फ्लक्स निकल रहा है वो 5पीसी हो गया, हाँ या ना। उनके बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, डेल्टा है, ठीक है ना। सप्लाई वोल्टेज वीपीसी और उस लिंब से जो फ्लक्स निकल रहा है उनके बीच का एंगल क्या है, डेल्टा। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि मुझे पता है कि वीपीसी और आईपीसी के बीच का एंगल तो 90 नहीं बन पाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वीपीसी और आईपीसी के बीच का एंगल को 90 हम बना पाए। तो हमारा पूरा फोकस क्या है कि हम कुछ भी करके, हम यहाँ पे कुछ भी करके यहाँ पे 5 जो आईपीसी के सीरीज मतलब सेम फेज में है, उसको थोड़ा डिले कर पाए। वो कैसे करूंगा मैं, सब कुछ ध्यान समझिएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपर की रिंग लगाई है, शेडिंग रिंग जो कि कॉपर की है ना। तो जब 5पीसी जो ये फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स जब किससे लिंक होगा, ये जब फ्लक्स आपका किससे पास होगा, शेडिंग रिंग से। तो शेडिंग रिंग पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 5पीसी कितना डिग्री लैग करेगा, वो 90 डिग्री लैग करेगा, ऐसा। ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ये आपके पास आ गया यहाँ पे क्या, ई शेडिंग, ई एस एच, ई एस एच आ गया। अब ई एस एच जो आपके पास आया है, किसमें ई एस एच इंड्यूस हुआ है, ये आपका जो ई एस एच इंड्यूस हुआ इसमें हुआ, इस शेडिंग रिंग में ई एस एच इंड्यूस हुआ। अभी क्योंकि कॉपर रिंग है जो कि पूरे तरह से क्लोज्ड है, क्लोज सर्किट है, तो उस पर करंट फ्लो कर जाएगी। तो जब करंट फ्लो होगी उससे हल्का 1 डिग्री या 2 डिग्री एंगल बनाएंगे यहाँ पे, और करंट बहुत कम फ्लो होगी, करंट बहुत अमाउंट बहुत कम फ्लो होगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी करंट फ्लो हो जाएगी इतना, तो बड़ा बना देंगे तो दिखाई दे इस वजह से, लेकिन इतना ज्यादा करंट फ्लो होगा नहीं। तो दूर कर देता हूँ जिससे आपको सब चीजें, आपके पास यहाँ पे एक करंट फ्लो हो जाएगी, उसको तो मैं आई एस एच, आई एस एच के आपके पास यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रही है। और ये करंट जब किससे पास होगी, नंबर ऑफ टन, जो इसमें शेडिंग रिंग में क्या नंबर ऑफ टन है, जब ये करंट नंबर ऑफ टन से पास होगी तो ये अपना एक अलग सा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, यहाँ पे एक अपना खुद का फ्लक्स प्रोड्यूस कर लेगी, 5SH। क्या कर लेगी यहाँ पे, 5SH फ्लक्स प्रोड्यूस कर लेगी। अब अल्टीमेटली हुआ क्या कि मेरा जो पोटेंशियल कॉइल है ना, ये पोटेंशियल कॉइल मतलब सेंट्रल लिंब है, इसमें से एक फ्लक्स निकल रहा है 5pC और एक निकल रहा है 5SH, है ना। तो जब दोनों फ्लक्स यहाँ पे निकल रहे हैं तो 5SH इसके साथ ऐड नहीं हो जाएगा। जब इसके साथ ऐड हो जाएगा तो मेरे पास जो ये वाला अमाउंट था, जो ये वाला फ्लक्स था ना, ये वाला जो ये वाला फ्लक्स था वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ऐड होता है इधर आ जाएगा उतना, 5SH इधर पे आ गया। और जब 5SH आ गया तो मेरे पास जो रिजल्टेंट फ्लक्स मिला वो क्या मिला मुझे, जो मुझे रिजल्टेंट फ्लक्स मिला वो क्या मिल जाएगा, दिस वन। अब आपका ये हो जाएगा क्या, 5 रिजल्टेंट। अब मुझे बताओ कि पोटेंशियल कॉइल आपका जो सेंट्रल लिम्ब है, यहाँ पे जो सप्लाई आपने दी क्या, वीपीसी, आपने सप्लाई दी वीपीसी, और इससे जो फ्लक्स निकल रहा है क्या, 5 रिजल्टेंट। अब वो 5पीसी नहीं, क्या 5 रिजल्टेंट, क्या इनके बीच का एंगल 90 नहीं हुआ क्या, देखो अच्छे से, इनके बीच का एंगल 90 नहीं हो गया क्या, दिस इज 90। आप इस तरीके करके मतलब सेटिंग रिंग कैसे काम करते हैं मैंने आपको बताया। इस तरीके से हमारा यहाँ पे सेटिंग रिंग क्या करेगा कि हमारे ड्राइविंग टॉर्क को मैक्सिमम प्रोवाइड कर देगा। सबको बात क्लियर है कि नहीं, सेटिंग रिंग हमारा कैसे काम करेगा, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग 2 लाइन लिखना, आप लोग यहाँ पे 2 लाइन लिखिएगा आप लोग यहाँ पे, इन ऑर्डर टू अचीव
in order to achieve delta equal to 90, in order to achieve delta equal to 90, shading ring are placed shading ring are placed shading ring are placed on the bottom of shading ring are placed on the bottom of shading ring are placed on the bottom of central limb of central limb of central limb of shunt magnet. ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जरा। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर नहीं है विक्रम? नो सर बोला आपने, मतलब डाउट नहीं है, ऐसा कुछ बोला? क्या बोला आपने? पर क्लियर बोल दिया तो उससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो ठीक है, पंकज को क्लियर है, विक्रम आपको ओके, चलो क्लियर। अब हम थोड़ा देखते हैं कि ब्रेकिंग टॉर्क जो हमने ब्रेकिंग मैग्नेट लगाया है वो क्या क्या काम करता है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि हमारा ब्रेकिंग मैग्नेट का काम क्या है। ऑब्वियसली ब्रेकिंग टॉर्क तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन ब्रेकिंग टॉर्क कैसे कैसे प्रोवाइड करेगा वो हम यहाँ पे चीजें देखने वाले। ठीक है, देखना आप लोग, हम यहाँ बात करने वाले हैं क्या, ब्रेकिंग टॉर्क का पर्पस। तो आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, पर्पस ऑफ ब्रेकिंग टॉर्क, पर्पस ऑफ ब्रेकिंग टॉर्क। मेरी राइटिंग थोड़ा इवनिंग में अच्छी आती है, मॉर्निंग में खराब हो जाती है, ऐसा आप लोग को भी लगता है क्या? ऐसा क्या हो सकता है रीजन यार, आप लोग बताओ, क्या ये पॉइंट सही है या गलत है? मॉर्निंग में राइटिंग उतनी अच्छी नहीं रहती जितना इवनिंग में रहती। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? ऐसा तो रीजन क्या हो सकता है? शाम को आप ज्यादा फोकस से पढ़ाते हैं, ये भी सही पॉइंट हो सकता है। ये पॉइंट भी हो सकता है। आपको सेम लगती है, ठीक है, नहीं ये पंकज ने बिल्कुल सही बोला है, शाम को मैं थोड़ा सा फोकस से पढ़ाता हूँ, इसका रीजन क्या होगा? मतलब ये थोड़ा सा, देखो पढ़ाता ही मॉर्निंग फोकस से हूँ, लेकिन इवनिंग में एक चीज मैं थोड़ा देर फेस किया हूँ कि मैं मतलब घुल जाता हूँ टॉपिक में, टॉपिक के अंदर पूरा घुल जाता हूँ। मॉर्निंग में ऐसा लगता है कि पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन बह नहीं रहा हूँ। हाँ ये बात भी है, पॉलिट्रॉनिक्स भी शाम को रहेगा, बिल्कुल शाम को रहेगा पॉलिट्रॉनिक्स। ठीक है, चलो आ जाओ इधर पे, पर्पज ऑफ ब्रेकिंग टॉर्क। तो पहला जो टॉर्क हमारा जो पर्पज है वो ये है कि देखो हमारे डिस्क पे दो तरह के टॉर्क लग रहे हैं, एक लग रहा है ड्राइविंग टॉर्क और एक लग रहा है ब्रेकिंग टॉर्क। तो पहला पॉइंट तो ये समझो कि जब ड्राइविंग टॉर्क ज्यादा होगा, ड्राइविंग टॉर्क ज्यादा होगा और ब्रेकिंग टॉर्क कम होगा, मतलब जब टीडी इज ग्रेटर देन टीबी हो, जब टीडी ड्राइविंग टॉर्क इज ग्रेटर देन ब्रेकिंग टॉर्क, इस केस में डिस्क क्या होती है बताओ जरा सभी लोग। जब टीडी ज्यादा होगा टीबी से, इस केस में डिस्क एक्सेलरेट होती है, हाँ या ना?
इस केस में आपकी डिस्क एक्सेलरेट होगी। कैसे बताता हूं, जैसे समझना आप लोग एग्जांपल के तौर पे। जैसे मान लो आपके घर पे टोटल 10 बल्ब है, आपके घर पे टोटल 10 बल्ब लगी हुई है, ठीक है ना, और आपने अभी एट प्रेजेंट एक बल्ब चालू करके रखा हुआ, ठीक है। तो डिस्क आपका जो है वो कांस्टेंट, क्योंकि लोड तो कांस्टेंट है ना आपका, क्योंकि आपने अपने घर पे सिर्फ एक लोड को चालू करना, मतलब लोड तो कांस्टेंट हो गया, एक लोड बस चालू है अभी, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो डिस्क है कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करेगा, आपका डिस्क एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करेगा। अब आपने क्या किया, अचानक से मम्मी पापा कोई भी घर पे, उनने 4 बल्ब चालू कर दिए, अभी तक एक बल्ब चल रहा, 4 बल्ब और चालू कर दिए। अब इस केस में हुआ क्या, जब 4 बल्ब और चालू किए ना, तो उससे वीपीसी में कोई चेंज नहीं आया, उससे चेंज किसमें आया, करंट कॉइल करंट में चेंज आया, लोड करंट में चेंज आया। तो करंट कॉइल करंट में चेंज आया, उससे एमएमएफ चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स की वजह से जो टॉर्क लगा, ड्राइविंग टॉर्क, वो ज्यादा बढ़ गया। और जब ड्राइविंग टॉर्क बढ़ेगा, मतलब जब टीडी ज्यादा हो गया, ड्राइविंग टॉर्क ज्यादा हो गया, उस केस में डिस्क जो पहले स्पीड चलेगी तेज चलने लगेगी, तेज चलेगी। जब टीडी बढ़ रहा है तो मेरा टीवी भी धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा, क्योंकि क्योंकि 4 लोड, पहले एक लोड चालू था, 4 लोड चालू किए तो 5 लोड हो गया, लेकिन अब 5 लोड तो कांस्टेंट हो गए है ना, हाँ या ना। अभी एट प्रेजेंट 5 लोड चल रहे तो कांस्टेंट है, वो बार बार चेंज नहीं हो रहा, 5 लोड बस है। तो डिस्क को क्या करना है, पहले जो 10 आरपीएम से चल रही थी, अब 4 लोड आ गए हैं, 4 लोड और आ गए हैं, तो उसको 40 आरपीएम से घूमना है। लेकिन 40 से घूमना, ऐसा नहीं कि अगर टीडी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, 10 से 20 30 40 50 60 70 बढ़ता जाएगा, लेकिन मुझे 40 को रोकना है। तो जब टीडी बढ़ रहा है ना, उसके पीछे पीछे कौन ट्रैक करेगा, उसका ब्रेकिंग टॉर्क भी ट्रैक करेगा। क्यों ट्रैक करेगा, क्योंकि जैसे 40 की स्पीड पे जाएगा, उसको कांस्टेंट स्पीड अचीव करना होगा, क्योंकि लोड भी अब क्या आपके पास कांस्टेंट है। लोड कैसे कांस्टेंट हो गया, क्योंकि पहले तो एक लोड था, अब 4 लोड आप चालू कर दिए, एट प्रेजेंट अब 5 लोड है, लेकिन कांस्टेंट है ना, चेंज सुन रहा कि 5 से 4 हो गए, 5 ही है। तो अब डिस्क को आपको उस कांस्टेंट स्पीड से हायर स्पीड पे बट कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करना होगा। और उसको करने के लिए हमको जब टीडी बढ़ेगा तो हमारा ब्रेकिंग टॉर्क भी बढ़ेगा, जिससे हमारी स्पीड क्या हो जाए, 40 आरपीएम पे जितनी भी स्पीड होगी उस पर कांस्टेंट हो जाए। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। तो जब टीडी टीबी से बड़ा होगा, उस केस में डिस्क आपकी क्या होती है, हमेशा एक्सेलरेट होती है। ये बात आपको यहां से ध्यान देना, जब टीडी ज्यादा होगा टीबी से, इस केस में डिस्क में क्या लगता है, आपका एक्सेलरेशन लगता है। जैसे आपकी बाइक है, बाइक में अगर ड्राइविंग टॉर्क हम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और ब्रेकिंग टॉर्क कर रहे हैं, तो गाड़ी आगे बढ़ती है, धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्क एक्सेलरेट होगी यहाँ पे। इस केस में डिस्क क्या होगी यहाँ पे, डिस्क इस केस में एक्सेलरेट होगी, ठीक है। और जब टीडी और टीबी दोनों बराबर होंगे, जब आपका टीडी और टीबी, ड्राइविंग टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाएंगे, जब ड्राइविंग टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाएंगे, उस केस में आपका डिस्क यहाँ पे क्या होगा, जब टीडी और टीबी दोनों बराबर हो जाएंगे, उस केस में डिस्क की स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये कौन सा केस है, टीडी इक्वल टीबी कौन सा केस है, जैसे आपके घर पे जो पहला लोड चालू था, उस केस में लोड कांस्टेंट था, उस टाइम पे डिस्क आपकी कांस्टेंट स्पीड से रोटेट होगी, उसमें जो डिस्क पे है ड्राइविंग टॉर्क बराबर लग रहा है और ब्रेकिंग टॉर्क बराबर, तो आपके कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही थी, ठीक है। ओके, जब आपने 4 लोड और चालू कर दिए, 4 बल्ब और चालू कर दिए, तो लोड बढ़ गया, तो लोड बढ़ने से आपका टीडी बढ़ गया। जब टीडी बढ़ेगा तो मतलब स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जैसे स्पीड 40 आरपीएम पे है, उस केस में आपका टीबी भी बढ़ेगा, सॉरी, टीडी बढ़ा, टीडी बढ़ा, उससे आपकी स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड, मतलब टीडी मतलब जैसे बढ़ गया, टीबी बढ़ेगा। जैसे मान लो स्पीड कितनी, 40 आरपीएम पे आ गई, टीडी इक्वल टू टीबी, ठीक है। इस केस में आपका जो डिस्क की स्पीड क्या होगी, वो कांस्टेंट होती है। इस केस में डिस्क की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। तो थर्ड जो केस हम बोलेंगे कि अगर मान लो ऐसा केस है, टीडी इज लेस देन टीपी, ब्रेकिंग टॉर्क ज्यादा है, आप सोचो कि आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी में एक्सेलरेट कम कर रहे हो और ब्रेक ज्यादा लगा रहे हो, तो एक टाइम पे गाड़ी जाके क्या हो जाएगी, यहाँ पे
रुक जाएगी। अगर ब्रेकिंग टॉर्क ज्यादा है और टीडी कम है, मतलब आपकी डिस्क की स्पीड यहाँ पे क्या होगी, एक्सेलरेट ना होके स्पीड डिक्रीज होगी, राइट। धीरे धीरे इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। ये कब काम आएगा बताता हूँ। देखो आपके घर पे एट प्रेजेंट भी 5 बल्ब जल रहे हैं, तो टीडी इक्वल टीबी है, कोई कांस्टेंट लोड है, 5 लोड चल रहे हैं, कांस्टेंट हो गया, तो टीडी इक्वल टीबी हो गया, मतलब डिस्क आपकी एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही है। आपने घर पे मम्मी पापा लोगों ने क्या किया, अचानक से 4 लोड बंद कर दिए। अरे लोड बंद कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, लोड बंद करने का मतलब हुआ कि टीडी आपका क्या हो गया यहाँ पे कम। जब टीडी कम हो तो टीबी ज्यादा हो गया, तो ब्रेकिंग टॉर्क इसको क्या करेगा, धीरे धीरे कम करता है, कम करता है, कम करता जाएगा, है ना। टीबी मान लो कितना, मान लो एग्जांपल तो आप लेता हूं मैं, कि जब 5 लोड चालू थे, जब 5 लोड चालू थे, 5 बल्ब चालू थे, उस टाइम पे टीबी की वैल्यू, टीडी की वैल्यू कितनी है 50, और टीबी कितना 50, 50 दोनों बराबर है ना, और डिस्क आपकी कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही है। जब लोड 4 लोड बंद करे, 4 बल्ब आपने बंद कर दिए, तो जब 4 बल्ब बंद किए तो आपका करंट कॉइल करंट कम हो गया, उसके से आपका फ्लक्स भी कम हो गया। जो ड्राइविंग टॉर्क था जो 50 था पहले, अब कितना हो गया 10 हो गया, उसकी जो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। जब 10 हो गया तो टीबी ज्यादा हो गया, तो टीबी क्या करेगा, उस डिस्क को कम करता जाएगा, कम करता जाएगा। जब कम करता जाएगा तो टीबी की वैल्यू क्या होती जाएगी, 50 थी, टीडी कितना है अभी, टीडी कितना 10 है, टीबी कितना 50, तो 50 से 40 होगा, 30 होगा, 20 होगा, 10 होगा, 10 पे मतलब स्पीड क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट। तो अब एक लोड से चालू है तो कांस्टेंट स्पीड से आपकी डिस्क वहां पे रोटेट करती रहेगी। फिर आपने एक बल्ब भी बंद कर दिया, मतलब टीडी कितना हो गया 0, टीडी 0 कर दिया आपने, लेकिन ब्रेकिंग टॉर्क प्रेजेंट है, ब्रेकिंग टॉर्क क्या करेगा, धीरे धीरे कम करता है, कम करता है, कम करता है, जिसको वहां पे स्टेशनरी कर देगा। समझ में आया। ब्रेकिंग टॉर्क और ड्राइविंग टॉर्क का जो रिलेशन है कैसा है, तो मुझे ये बताओ, ड्राइविंग टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क आपस में प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या बोलोगे। ड्राइविंग टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क आपस में प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पंकज सही बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनल। कैसे विक्रम, जैसे मान लो आपका एक लोड चालू था, एक लोड चालू था, है ना। जब एक लोड चालू था, टीडी की वैल्यू कितनी है 10, और टीबी कितना 10, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए, और एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है। 4 बल्ब और किसी ने चालू कर दिए तो टीडी बूस्ट हो गया, फिर करंट कॉइल करंट बढ़ गया, उससे फ्लक्स बढ़ गया, तो टीबी आप कितना हो गया आपके पास यहाँ पे विक्रम। चलो पहले आपका डाउट सुन लेते हैं। हाँ बताइए, डाउट हेलो बताइए। सर। हेलो हाँ बेटा बोलिए। सर, जहाँ पे हाँ बोलिए। टीडी और टीबी जो लास्ट केस है, एक एक टाइम हम्म ऐसा आएगा जब डिस्क रुक जाएगी, तो उस केस हम्म में क्या होगा टीडी और टीबी का रिलेशन। जब डिस्क रुक टीडी तो जाएगी तो टीडी और टीबी में क्या रिलेशन आएगा। बताता हूँ। आप उधर पे क्यों जा रहे हो, पहले आपका क्वेश्चन का आंसर तो बताना चाहिए। एक मिनट, ओके। एक मिनट रुकना, आपका कनेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखना पहले, विक्रम मैं उस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ यार, कि जो आपने इन्वर्सली बोला है ना, आपका डाउट में समझ गया क्या बोलना चाहिए, आपको एडिशनल चीज पूछ रहा हूँ ना, पहले इस डाउट का मैं एक्सप्रेशन कर देता हूँ कि आपने गलत आंसर क्यों बोला। देखो आपके पास यहाँ पे एक बल्ब चालू है, जब एक बल्ब चालू है तो टीडी कम होगा, टीडी को कितनी 10 है, और टीबी भी कितना 10 है, तो दोनों बराबर हो गए, और उस टाइम पे एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है। अचानक से 4 लोड या 4 बल्ब हमने और चालू कर दिए, जिसकी वजह से ड्राइविंग टॉर्क को बूस्टअप मिल गया, क्योंकि आपका करंट कॉइल करंट बढ़ गई, जिससे फ्लक्स बढ़ गया, और उसकी वजह से आपका टॉर्क बढ़ गया, तो ड्राइविंग टॉर्क आपका बढ़ गया, और ड्राइविंग टॉर्क बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया आपका 50 तक पहुंच गया, ठीक है। और करंट आपका जो ब्रेकिंग टॉर्क वो कहां पे भी 10 पे है, तो ब्रेकिंग, अब देखो अगर ब्रेकिंग टॉर्क 50 नहीं हुआ ना, तो डिस्क तो अपनी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी भाई, तो गलत हो जाएगा ना। लोड तो कांस्टेंट हो गया ना 5, अब आपको उसको कांस्टेंट स्पीड से घुमाना है, तब क्या करो, उस केस में ब्रेकिंग टॉर्क बढ़ता जाएगा, बढ़ता है 10 से 20 30 40 50,
जब 40-50 बराबर 50 दोनों बराबर हो गए तो उस केस में क्या होगा, टीडी इक्वल टू टीबी, और स्पीड आपकी यहाँ पे देगी 40 आरपीएम। ठीक है, मान लो 5 बल्ब किसी ने और चालू कर दिए, 5 बल्ब, पहले 5 बल्ब चालू थे, अब 5 और, मतलब टोटल 10 बल्ब चालू हुए। उस केस में क्या होगा, जो 50 आर मतलब 50 जो टॉर्क था और स्पीड कितनी 40 आरपीएम, स्पीड बढ़ेगी अब, है ना। अब क्या होगा, 50 है, 50 से 100 हो जाएगा, लेकिन टीवी तो 50 है ना, टीवी का तो बढ़ता है, 50 जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जब टीडी बढ़ा तो ब्रेकिंग टॉर्क यहाँ पे बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब टीडी बढ़ने से ब्रेकिंग टॉर्क भी बढ़ेगा। अब अचानक से 100 पे 5 लोड बंद हो गए तो आपका ड्राइविंग टॉर्क कम होगी। अब ब्रेकिंग टॉर्क ज्यादा है तो ब्रेकिंग टॉर्क कम होता है, कम होता है, कम होता है, मतलब क्या देखा आपने, जो टीडी पे जो रिएक्शन हो रहा है वही टीवी पे रिएक्शन देखने को मिल रहा है सेम वे में, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों प्रपोर्शनल होते हैं। अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूं कि जब दोनों 10-10 पे, जब दोनों 10-10 पे, घर के साइड लोड बंद कर दिए हमने, घर के साइड लोड बंद कर दिए तो टीडी हो जाएगा 0। ठीक है, टीडी हो जाएगा 0, लेकिन टीबी कितना है आपके पास, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है तो टीबी भी बंद हो जाएगा। जैसे मान लो आप लोग गाड़ी चलाते हो ना, आप लोग गाड़ी चलाते हो तो क्या होता है कि आपने गाड़ी चलाते चला रहे हो, गाड़ी बंद करने का टाइम आ गया ना, मतलब घर पहुंच गए, घर पहुंच गए तो चाबी बंद कर दी आपने, गाड़ी जिधर मूव कर रही, गाड़ी अपन चाबी बंद कर दी, बाइक तरह चलाते अपन तो हम लोग गाड़ी पहले सोचते थोड़ी पहले बंद कर देते, गाड़ी जा रही फ्लो में जा रही, फ्लो में जा रही, फ्लो में जा रही, फ्लो में जा रही। अब जैसे घर का गेट आ गया तो उस टाइम तो ब्रेक लगाओगे ना, ब्रेक लगाया, ब्रेक खत्म, फिर उसके बाद ब्रेक लगाना क्या नहीं लगाना, क्योंकि उस केस में ना हमारी जो बाइक है ना उसको हम ना एक्सेलरेट कर रहे हैं ना उस पर ब्रेक लगा, है ना, क्योंकि गाड़ी अब स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, वो फ्री है, वो फ्री टू मूव है। ठीक है ना, ऐसा नहीं बोले क्योंकि वहां पे ब्रेकिंग टॉप लगा है, उस केस में टीडी भी 0 है और टीबी भी 0। क्लियर है सबको चीज, क्लियर है सभी को, ओके। तो लिखना यहाँ पे जब टी ब्रेकिंग टॉर्क ज्यादा हो जाएगा तो इस केस में क्या होगी, यहाँ पे दिस स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज मैंने आपको यहाँ पे क्या बताई, टीडी इज प्रोपोर्शनल टू टीबी। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, बहुत लोग उसको गलत करते हैं। सभी लोग का जो पहली बार क्वेश्चन पूछता हूँ सब लोग इसका आंसर क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और है, हमारे एनर्जी मीटर में, हमारी, ये तो आपका हो गया, आपका पता ब्रेकिंग टॉर्क, हमारे एनर्जी मीटर में कुछ दिक्कतें और होती है। मेरे बाल से इतना ऑयल क्यों आ रहा है यार, मैंने बाल में तेल डाल दिया था तो पूरा मेरे चेहरे पे आ रहा है, वगैरह भी नहीं है। तो प्याज के रस वाला तेल लगाया हूँ कि थोड़ा सा टकला ना रहूं, यहाँ थोड़ा कुछ बाल आ जाए यहाँ पे, लेकिन अभी भी टकला ही हूँ। देखो ना, इधर उधर साइड साइड में अच्छे बाल आ रहे हैं, इधर नहीं आ रहे बाल यार, कोई टेंशन है मेरे को, पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। कुछ बताओ यार, क्या किया जाए। हम्म, बिल्कुल, लेके तो मैं टाइम पास कर लेता हूँ। आप खान लेके आओ 2 मिनट, मैं तब तक टाइम पास कर लेता हूँ। विक्रम बताओ यार, कोई तरीका बताओ, क्या तरीका है इसका। हम्म, किसकी वजह से दिक्कत जा रही होगी, ये सब क्यों मेरे साथ हो रहा है यार। आप तो बढ़िया बाल होंगे यार। हम्म, आपकी फोटो देखा हूँ मैं, बढ़िया देखता हूँ, अभी देखता हूँ, गजब के बाल हैं यार आपके तो यार। अरे यार, आपके तो बढ़िया बाल दिख रहे हैं यार, फोटो देख ही रहा हूँ, कार में बढ़िया फोटो खिंचा रहे हो, खेत खलिहान की फोटो है, कितनी मस्त फोटो है। पूरे भरे पड़े हैं बाल आपके पास है, कैसी बात करिए, देखो कहाँ गया फोटो यार। क्या हो गया इसको, कहाँ गया कैमरा।
पूरा लाइट पड़ रहा है, बढ़िया वाला है यार। ऑयल कम और सलाद ज्यादा। अरे अभी तो इस टाइम पे ऐसे ही कुछ भी मिल जाए यार। उस टाइम पे तो रहता है कुछ भी मिल जाए। पंकज जब आएंगे तो बता देना, तो 50 स्टार्ट कर लेंगे। खाना लेके आ जाए। ठीक है, विक्रम बताना मेरे को। अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि एनर्जी मीटर में कुछ दिक्कतें होती हैं जो हम सबने फेस करी, और वही एक रीजन है, वही एक रीजन है कि एनर्जी मीटर आज के डेट में वो वाले यूज नहीं हो रहे हैं, नए एनर्जी मीटर आ रहे हैं। वही एक रीजन है, तो फिर उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, अभी और कितने लेक्चर लगेंगे मेजरमेंट के? एक मिनट देखता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूं एनर्जी मीटर के बाद जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बचता है वो है सीआर। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बचता है सीआर, उसके बाद कुछ खत्म हो रही है। उसके बाद तो जो भी टॉपिक हो, टाइम पास करने वाले टॉपिक है। ये एनर्जी मीटर हो गया। इसमें मान लो एनर्जी मीटर के लिए मुझे 2 क्लास और लगेंगी, क्योंकि मैंने मेरे को थोड़ा ज्यादा कराऊंगा इसमें। इसके लिए 2 क्लास लगेगी, और सीआरओ के लिए लग जाएंगी 5 से 6 क्लास। तो सीआरओ का टेंशन नहीं। सीआरओ क्या होगा कि मैं वो कराऊंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, सीटीपीटी इंपॉर्टेंट का नहीं है। सीटीपीटी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं बोल नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट की बात करिए अपन ने, तो अभी अपन को कैसे कैसे पढ़ना मैं बताता हूँ। एक चीज देखना समझना आप लोग। सबसे पहले अपन अभी पढ़ेंगे क्या, एनर्जी मीटर के 2 लेक्चर और लगेंगे मुझे आज के बाद, 2 लेक्चर और। ठीक है, 2 लेक्चर इसके हो गए। और सीआरओ के लगेंगे मुझे 3 लेक्चर, क्योंकि वहां पे मैं संडे को क्लास लूंगा। टोटल ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे की क्लास लूंगा सीआरओ की, क्योंकि वो एक फ्लो में लूंगा, पूरा 4 घंटे क्लास रहेगी संडे को। तो वो सीआरओ वाली क्लास लग जाएगी, मतलब सीआरओ की 3 क्लास लगेगी। 2 क्लास एनर्जी मीटर की, 3 क्लास सीआरओ की। मतलब कितने दिन हो गए यहाँ पे, 5 दिन हो गए। और बाकी जो चैप्टर बचे हैं, एक एक दो, मतलब 2 दिन लगेंगे उसके लिए, डीवीएम के लिए। तो 7 दिन हो गए, बाकी 1-2 दिन और लग जाएंगे, 8-9 दिन। हाँ, लेकिन मतलब समझो इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट है वो 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है यार, है ना। सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, तो कंप्लीट टाइम भी लगेगा। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंस वाली बात करती है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट तो जल्दी ही हो जाएगा। ये एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर सीआरओ बचेगा, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीआरओ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करो पूरे इलेक्ट्रिकल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपका, सीआरओ ही है। चलो आ जाओ, सभी लोग अपन आते हैं कहाँ पे आपके, हमारे एनर्जी मीटर पे जो प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स इन एनर्जी मीटर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करेंगे, प्रॉब्लम्स इन एनर्जी मीटर। प्रॉब्लम्स इन एनर्जी मीटर, हमारे एनर्जी मीटर में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स इन एनर्जी मीटर, जो पहला हमारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रॉब्लम का नाम पहले बताऊं कि एक्सप्लेन करूं प्रॉब्लम। पहला जो प्रॉब्लम इसको बोलते हैं क्या, लाइट लोड प्रॉब्लम। लाइट लोड प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है हमारे एनर्जी मीटर जो हम फेस करते हैं, लाइट लोड प्रॉब्लम। चलो मैं सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझाता हूँ, ये प्रॉब्लम कैसी है। ये प्रॉब्लम इस टाइप की है, जैसे मान लो आपके घर पे मान लो बहुत सारे लोड लगे हुए हैं। लोड मतलब कैसे कि ऑलमोस्ट 15 से 20 आपके पास बल्ब लगे हुए हैं, और ज्यादा ही लगे होंगे। मान लो चलो, अभी हमारे 15-20 बल्ब हैं, 4-5 फैन है, एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, जितने भी आइटम है, हीटर वगैरह सब कुछ घर पे है।
लेकिन रात का टाइम एक ऐसा टाइम आता है जब हम लोग सोते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं, है ना। ऑलमोस्ट सारे लोड हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम बनता है। क्या प्रॉब्लम होती है? जैसे मान लो रात का टाइम है, हमने घर के लगभग 99% लोड बंद कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, घर के 99% लोड बंद कर दिया। मान लो 100% लोड बंद कर दिया। मैंने क्या किया यहाँ पे, 100% लोड मैंने यहाँ पे घर के बंद कर दिया। जब 100% लोड, जितने भी घर के सब बंद कर दिए मैंने, उस केस में मुझे आपसे भी बताओ लोड करंट क्या होगी। उस केस में हम आपसे भी बताइए लोड करंट क्या होगी। जीरो, बिल्कुल जीरो होगा। जब लोड करंट जीरो होगी तो आपका जो एमएमएफ क्रिएट होगा वो भी जीरो होगा, और जो फ्लक्स क्रिएट होगा तो वो भी जीरो होगा। तो जो ड्राइविंग टॉर्क लगने वाला है डिस्क पे वो कितना होगा? जो ड्राइविंग टॉर्क लगने वाला है डिस्क पे वो कितना होगा? जीरो होगा। तो ड्राइविंग टॉर्क लगेगा हमारे डिस्क पे जीरो रहेगा और डिस्क हमारी रुकी रहेगी। ठीक है, ओके। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि घर के सारे लोग तो बंद थे। अब रात के टाइम पे एक 0 वाट का बल्ब मैंने चालू कर दिया। हालांकि आपको पता होना चाहिए जो 0 वाट का बल्ब 0 वाट का नहीं होता, 1-2 वाट का होता है। मान लो 2 वाट का बल्ब है वो, 5 वाट का बल्ब, कितना ही मान लो 5 वाट का बल्ब, घर के सारे लोड बंद है, सिर्फ 5 वाट का एक बल्ब बस चालू कर दिया, नाइट बल्ब। तो मुझे बताओ क्या आपका करंट कॉइल करंट जीरो होगा? आपने रात में घर के सारे लोड बंद कर दिए हैं, तो करंट कॉइल करंट तो जीरो नहीं होगा ना, लेकिन बहुत मिनिमम होगा। हाँ या ना? बहुत मिनिमम, क्योंकि एक ही लोड तो चालू, भी लोड बहुत हल्का लोड है, मतलब बहुत लाइट लोड है। ठीक है ना, बहुत कम लोड चालू किया आपने, तो आपका जो करंट कॉइल करंट बहुत कम होगा, जिसकी वजह से जो एमएमएफ क्रिएट होगा वही बहुत कम होगा। उसके वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होगा वही बहुत कम होगा। फ्लक्स की वजह से जो डिस्क पे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो और भी कम हो जाएगा, और उसकी वजह से जो एडी करंट प्रोड्यूस होगी वो और भी कम हो जाएगी, और उनके बाद जो आपके इंटरेक्शन से ड्राइविंग टॉर्क लगेगा वो और भी कम हो जाएगा। तो अब इतना जब कम होगा ना ड्राइविंग टॉर्क, तो होगा क्या कि डिस्क में टॉर्क तो लग रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहा। डिस्क आपकी रुकी हुई थी क्योंकि आपके पास घर के सारे लोड बंद थे, एक लोड बस चालू किया। अब इस पे कुछ एक टॉर्क लग रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई? उसका खुद का इतना वेट है यार, उतने टॉर्क की बात ही नहीं सुनेगा वो। क्यों नहीं सुनेगा वो उतनी कम टॉर्क की? क्योंकि उसका वेट इतना ज्यादा है ना। कम से कम इतना टॉर्क तो प्रोवाइड करना चाहिए था उसको कि भाई डिस्क रोटेट करना तो शुरू कर दे, क्योंकि डिस्क एक रुकी हुई बॉडी, रुकी बॉडी को मूव कराने के लिए उसको स्टैटिक फ्रिक्शन को हटाना पड़ेगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का तो कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी ना। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं? अब टॉर्क बहुत कम लगाया है तो कैसे ही मूव करेगा? नहीं मूव कर पाएगा ना। तो अब जब नहीं मूव करता तो उसमें होगा क्या? जब आपका डिस्क पे जो टॉर्क लग रहा है वो कम टॉर्क लग रहा है तो डिस्क मूव नहीं कर रहा है। अब जब डिस्क मूव नहीं कर रहा है तो होगा क्या? डिस्क के मूव ना करने की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, घर पे पावर तो कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन क्या जो पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं क्या उसका मीटर पे कोई रिकॉर्ड आएगा? क्या नहीं आएगा, क्योंकि रीडिंग ही नहीं आएगी उसकी। जो डिस्क को 1 2 3 4 घूमता है, क्यों घूमता है? क्योंकि जब डिस्क रोटेट करेगी, जब डिस्क रोटेट ही नहीं कर रही तो रीडिंग नहीं आएगी। तो इससे किसका लॉस हो जाएगा बताओ जरा? इससे कंपनी वालों का लॉस नहीं है क्या? जो जेई होंगे, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले होंगे, उनका लॉस है कि नहीं है? आप लोग तो प्रॉफिट में हो क्योंकि आप तो बढ़िया पावर भी कंज्यूम कर रहे हो और आपका बिल भी नहीं आएगा, रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा वो तो। इसी प्रॉब्लम को बोला जाता है क्या? लाइट लोड प्रॉब्लम। सबको क्लियर हुआ क्या हो गया ये? लाइट लोड प्रॉब्लम क्या समझ में आई सबको? लाइट लोड प्रॉब्लम क्या हो गई? लाइट लोड प्रॉब्लम यही होती है कि जब हमारे घर का जो लोड है बहुत कम होगा, उस केस में लोड कम होने की वजह से, लोड कम होने की वजह से करंट कॉइल करंट बहुत कम होगा, और करंट कॉइल कम करंट जो ड्राइविंग टॉर्क लगेगा बहुत कम लगेगा, और इतना कम हो जाता है वो ड्राइविंग टॉर्क कि डिस्क को रोटेट ही नहीं कर पाता, तो हमारा मीटर उस वैल्यू को रीड ही नहीं कर पाता। ये प्रॉब्लम को देखने को मिलती है और इसी को हम बोलते हैं लाइट लोड प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ इसका सोल्यूशन आप लोग के हिसाब से क्या क्या हो सकता है? इसका जो सोल्यूशन है, इसका क्या क्या देखो,
इसका मतलब नहीं कि एरर है यहाँ पे। अगर 2-4 फैन चालू कर दोगे ना तो बढ़िया सही चलने लगेगा। तो ये एरर नहीं है, बस स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉब्लम यहाँ पे है। मुझे सभी लोग बताओ, आप लोग का जो कॉमन सेंस है वो क्या बोलता है कि लाइट लोड प्रॉब्लम को हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं, और क्या तरीके होंगे, क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं लाइट लोड प्रॉब्लम को कम करने के। रिड्यूस्ड वेट, बिल्कुल हम जो डिस्क है उसका वेट कम करने की कोशिश करेंगे, और उस वही एक रीजन है, वही एक रीजन है कि हमने इसको एल्यूमिनियम का बनाया है, क्योंकि एल्यूमिनियम थोड़ा वेट हल्का होता है। ठीक है, और क्या करेंगे, वेट कम कर सकते हैं, ये मान सकता हूं मैं बात को, लेकिन वेट पहले से कम है, अब क्या करोगे। होल, रट्टा मारे, जो पहले का आंसर रटे हुए हैं वो रट्टा मारे, बस वही आंसर दिए जा रहे हैं। मैं आपका कॉमन सेंस पूछ रहा हूँ, है ना। मैं आपको कभी भी कोई चीज पढ़ाता हूँ तो ये नहीं बताता हूँ कि आपको कुछ पहले से पता है ना। सब भूल जाओ होल वगैरह कहाँ पे थे, यहाँ पे तो दूसरे कॉन्सेप्ट में होते हैं, आप कहीं पे भी होल कर दोगे हैं। चीजें याद करके बैठे हो, होल करते हैं कहीं पे, इतना पता है, इतना पता है कि होल करते हैं, पता नहीं कहाँ पे करते हैं, कहीं भी कर देंगे है, इसमें नहीं करते, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में होल करते हैं। ठीक है, और अपना कॉमन सेंस बताओ और क्या तरीका कर सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम करके, कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे ओवरकम कर लोगे। देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो आप ये चाहते हो कि घर पे एक बल्ब चल रहा है वो भी रिकॉर्ड हो, तो एक तरीका तो ये है कि जैसे मान लो घर का एक लोड चालू है, तो उस टाइम पे 4 लोड और साथ में चालू कर दो। समझना प्रॉपरली बात को, क्या किया मैंने, घर पे एक लोड जब चालू किया मैंने, उस टाइम पे मैंने 4 लोड चालू कर दिए। जब 4 लोड चालू कर दिए उस टाइम पे क्या करंट कॉइल करंट बढ़ गया, जब बढ़ गया तो ड्राइविंग टॉर्क बढ़ जाएगा, जब ड्राइविंग टॉर्क बढ़ गया, जब ड्राइविंग टॉर्क बढ़ गया तो रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। अब एक बार रोटेट करना तो स्टार्ट कर दिया, 3 लोड बंद कर दो, बाकी सब एक लोड चालू रहने दो, उससे होगा स्पीड कम होगी, तो वो घूमता रहेगा हल्का हल्का, वो डिस्क आपका धीरे धीरे घूमता रहेगा। भले एक लोड है 5 वाट का बदल, लेकिन धीरे धीरे घूमता है, क्योंकि पहले से घूम रहा था, क्योंकि वो पहले से घूम रहा था, तो उतने टॉर्क में घूम जाएगा, क्योंकि पहले से वो मूविंग बॉडी है। लेकिन रुकी हुई बॉडी को मूव कराना बहुत डिफिकल्ट है। समझ में आया सबको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये इफेक्टिव तरीका नहीं है। क्यों इफेक्टिव तरीका नहीं है कि भाई अब हम लोग ये चेक करने जाएंगे क्या, एक लोड चालू किया, अरे रात में सो रहे हैं, अरे एक लोड चालू किया मैंने, अब मेरा एनर्जी मीटर रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, चलो जाके देखते हैं एनर्जी मीटर, अरे रिकॉर्ड कर रहा है, पर करेगा नहीं कोई, बिल्कुल एकदम वही अपन ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना, अपन क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और कौन कौन से ऑप्शन ऑथेंटिकेटेड उनको यूज करेंगे। ये मेथड जो मैंने बताई, ये मैं भी मानता हूं कि ये ऑथेंटिकेटेड नहीं, पर एक ऑप्शन तो है कि नहीं है। 4 लोड चालू कर दो, उसे डिस्क मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, बाकी 3 लोड बंद कर दो। एक अप्रोच तो ये हो गई। दूसरी अप्रोच के बारे में बात करते हैं। दूसरी भी एक अप्रोच है, दूसरी भी एक अप्रोच है। मुझे ये बताओ कि जब आपका सिर्फ एक लोड चालू था, उस केस में डिस्क आपका क्यों मूव नहीं कर रहा था, क्योंकि जो ड्राइविंग टॉर्क था वो बहुत कम लग रहा था, है ना। जो ड्राइविंग टॉर्क लगा था बहुत कम लग रहा था। तो एक तरीका मेरे पास और है, मुझे बताओ, जैसे आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो वहां पे 2 पार्ट आते हैं, एक आता है टेक्निकल, एक आता है नॉन टेक्निकल। तो लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि नॉन टेक में वो वीक है, नॉन टेक में वो वीक है, तो वो टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अगर कोई चीज कमजोर है तो सेकंड को इंप्रूव कर लो। आपका जो सिलेक्शन 2 चीजों डिपेंड कर रहा है, एक है नॉन टेक, एक है टेक्निकल। अगर आपका नॉन टेक थोड़ा वीक जा रहा है तो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अपन। वैसे एनर्जी मीटर में ड्राइविंग टॉर्क जो लग रहा है, उसके 2 रीजन है, दो तरीके हैं, मतलब 2 रास्ते हैं, 2 वजह, दोनों की वजह से यहाँ पे क्या लग रहा है, ड्राइविंग टॉर्क लग रहा है। किसकी वजह लग रहा है, एक पोटेंशियल का, एक करंट कॉइल। अगर करंट कॉइल कहीं से कमजोर भी होता तो एक काम करो ना, पोटेंशियल कॉइल को बोलो कि अपना एफर्ट बढ़ा दे। सर मैं आगे बोलना चाह रहा हूँ, करंट कॉइल अगर थोड़ा बहुत अपने आप को कमजोर करा दे, काम करो ना,
आपको चाहिए ड्राइविंग टॉर्क, तो पोटेंशियल को थोड़ा बढ़ा दो आप। अब पोटेंशियल को क्या बढ़ा दें? क्या आप फोन करें क्या इलेक्ट्रिक बोर्ड को, भाई थोड़ा वोल्टेज बढ़ा दो? ये बोलेंगे क्या? बताओ सभी लोग। अपन ये तो नहीं बोलेंगे पोटेंशियल को, फोन लगाएंगे भाई वहां पे एमपी वालों को, भाई मेरा मीटर घूम नहीं रहा है, 220 वोल्ट दे रहे हो, 225 वोल्ट दे दो। तो ये तरीका भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम पोटेंशियल कॉइल के फ्लक्स को बढ़ा देंगे। अब वो कैसे बढ़ाएंगे? हम क्या करेंगे समझना। हमको, ये हमारा क्या था, पोटेंशियल कॉइल था। देखो पोटेंशियल कॉइल है ये आपका सेंट्रल लिंक है। हम क्या करेंगे, जो ये शेडिंग रिंग है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देंगे। हम अपनी जो डिस्क है, ये शेडिंग रिंग है, इस शेडिंग रिंग को हम थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर देंगे। जब अपवर्ड मूव करेंगे, उससे होगा क्या कि आपके पास यहाँ पे जो ईएसएच थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जब ईएसएच थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आईएसएच थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जब आईएसएच थोड़ा ज्यादा होता है तो फाइएसएच तो ज्यादा हो जाएगा। अब फाइएसएच ज्यादा हो गया तो वही तो क्या, पोटेंशियल कॉइल का फ्लक्स बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया कि हमको पोटेंशियल कॉइल के फ्लक्स थोड़ा इंप्रूव करना है, तो हमने क्या किया, सेटिंग को थोड़ा ऊपर कर दिया। जब सेटिंग को थोड़ा ऊपर करेंगे तो इसमें जो फ्लक्स कट करेंगे, थोड़ा ज्यादा फ्लक्स कट करेंगे, तो ईएमएफ इंडूस थोड़ा ज्यादा होगा, उससे करंट भी ज्यादा होगा। जब करंट ज्यादा, उसका फ्लक्स भी ज्यादा होगा। जब इसका फ्लक्स ज्यादा हो गया, इसका फ्लक्स तो मान लो कांस्टेंट था, जो सप्लाई कांस्टेंट थी आपके पास यहाँ पे, तो इसका फ्लक्स तो कांस्टेंट, लेकिन इसका फ्लक्स ज्यादा हो गया, तो रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ जाएगा। और जब रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि अगर करंट कॉइल थोड़ा बहुत कमजोर भी हो रहा है, तो हमारा पोटेंशियल कॉइल का फ्लक्स उसको ओवरकम कर लेगा और उसको इतना टॉर्क प्रोवाइड कर देगा कि डिस्क आपका एक थोड़ा सा स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर दे। क्या ये पॉइंट ऑथेंटिकेटेड नहीं है? सभी लोग बताओ। क्या हम लोग लाइट लोड प्रॉब्लम के लिए सेटिंग रिंग का यूज नहीं कर सकते? लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई आप लोग मीटर ओपन नहीं करो। मीटर ओपन कौन करता है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले, है ना। आप लोग उसमें कुछ भी अपना पूरा पाती दिमाग नहीं लगा सकते कि आप उसको ओपन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जो भी काम करेंगे, कौन करेंगे? वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले करेंगे। अब आप उनको फोन करोगे कि हाँ भैया क्या होगा, भैया भैया वो हमारे घर में बिजली बिल कम आ रहा है यार ऐसा फोन करोगे क्या? हमारा मीटर हम यूज कर रहे हैं, बिल नहीं आ रहा, ऐसा कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। अगर बोलेगा भी, अगर मान लो बहुत आप क्या हो, बहुत ईमानदार हो कि नहीं भाई मुझे तो टोटल पावर यूज करनी, बिल्कुल मतलब कुछ भी मुझे ऐसा 2 नंबर कमाई नहीं करनी, मुझे पूरा पैसा जमा करना है, पूरा पैसा देना है, तो आप फोन करके बुलाओगे भी तो एक प्रॉब्लम है उसमें कि जो वो, है ना, जो वहां से आएगा बंदा, कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, वो क्या बोलेगा, अच्छा बेटा तेरे को बिल कम आ रहा था ना, अब मैं बता तो बिल कैसे कम आ रहा था। तो वो क्या करेगा, वो आएगा, एनर्जी मीटर ओपन करेगा आपका, एनर्जी मीटर ओपन करेगा, और एनर्जी मीटर ओपन करके उसको डिस्को यहां तक लाना था, लेकिन होशियारी में क्या करेगा वो, ले भाई अब तेरा बिल कम आता तो ले, इसको और ऊपर कर देगा उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि वो तो करके चला गया, वो तो करके चला गया, है ना। अब होगा क्या, घर में आप आराम से बैठे हो, आपने साइलेंट बंद कर दिया, घर का साइलेंट बंद है, लेकिन डिस्क धीरे धीरे घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है। क्यों जा रहा है, घूम रहा है भाई, घूम क्यों रहा है, क्योंकि आपने सेटिंग को थोड़ा और ऊपर कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो गया, आपने सेडिंग रिंग को थोड़ा ज्यादा ऊपर कर दिया, मतलब आपने जो कंपनसेशन प्रोवाइड किया वो थोड़ा ज्यादा कंपनसेशन आपने प्रोवाइड कर दिया। जो लाइट लोड प्रॉब्लम थी, इसको कंपनसेट करने के लिए आपने क्या किया, सेडिंग रिंग को थोड़ा ऊपर कर दिया। लेकिन जो वहां से पर्सन आया उसने क्या किया, उस रिंग को थोड़ा ऊपर करके ज्यादा ऊपर कर दिया। उससे क्या होगा, हमको एक नई प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, जिसको हम बोलते हैं क्रीपिंग एरर। क्रीपिंग एरर क्या है, मतलब घर के सारे नोट बंद है, सब बंद है, एक बल्ब भी नहीं चलता, सब बंद है, लेकिन डिस्क हमारी घूम रही है। इस एरर को हम बोलते हैं क्या, क्रीपिंग एरर। अब ऐसा नहीं डिस्क बहुत तेज तेज हो रही है, बस मतलब रेंग रही है। क्रीप मतलब रेंगना, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे हल्के हल्के मूव करना। और वो होता क्यों है, ये डिस्क हमारे साइड लोड बंद होने के बावजूद क्यों घूम रही है, बताओ जरा सभी लोग। क्योंकि आपका शेडिंग रिंग जो पोटेंशियल कॉइल के ज्यादा पास में लग गया, उस वजह से जो क्रीपिंग एरर है वो किसकी वजह से आई, वो आपके जो लाइट लोड प्रॉब्लम थी, उस लाइट लोड प्रॉब्लम का जो हमने सोल्यूशन निकाला, वो सोल्यूशन थोड़ा ज्यादा लग गया। उसको बोलते हैं क्या, ओवर कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब कि
कम करना, मतलब कम मतलब क्या क्या बोलेंगे अपन यार, हमने लाइट लोड प्रॉब्लम कम करने के लिए हमने क्या किया था लाइट लोड प्रॉब्लम कम करने के लिए हमने सेटिंग रिंग को पोटेंशियल के पास में ले गया, इसको बोलते हैं क्या, आपका लाइट लोड कंपनसेशन। लेकिन अगर वो सेटिंग में थोड़ा सा और पास में चलेगी तो क्या बोलेंगे, ओवर कंपनसेशन। और ओवर कंपनसेशन की वजह से कितना आपका वहां पे बर्थ होगा, उसकी वजह से हमारी एक नई प्रॉब्लम को बर्थ देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं कि आपका क्रीपिंग एरर। तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे भाई, तो भाई तो कोई भी इंसान गुस्सा हो जाएगा, भाई बताओ मैं ईमानदारी दिखा रहा, तो मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन इस बारे में वो नहीं भी नहीं आएगा, जो एमपीबी वाला भी होगा ना, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला होगा वो नहीं आएगा, ले भाई अब तू तेरा बिल कम आ रहा था तो तू झेल अब तू, है ना, मेरे को परेशान करता है, बिल कम आता था, ले अब बिल ले। फिर फोन में बोलेगा क्यों भाई, बिल कम तो नहीं आ रहा, क्यों भाई और बिल चाहिए, ऐसा पूछेगा। ठीक है, चलो तो लिखना आप लोग यहाँ पे लाइट लोड प्रॉब्लम में कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लेते हैं। सबको क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए ना, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, लाइट लोड प्रॉब्लम और जो दूसरी प्रॉब्लम की कौन सी, क्रीपिंग प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम आपको समझा चुका हूँ। तो इनके बारे में कुछ नोट डाउन कर लेते हैं अपन यहाँ पे। लिखना लाइट लोड प्रॉब्लम में, लिखिए सभी लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मूविंग सिस्टम, लिखना आपको यहाँ पे ड्यू टू inertia of moving system due to inertia of moving system on aluminum disc of aluminum disc due to inertia of moving system aluminum disc when using light loads, when using लाइट लोड, लाइट मतलब हल्की लोड है ना, ये मतलब कि लाइट बल्ब वाले बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लाइट मतलब कम वॉटेज वाले लोड, लाइट लोड when using light loads then produced TD is very small, then produced TD मतलब ड्राइविंग टॉर्क, then produced TD is very small, not even sufficient, not even sufficient, not even sufficient to rotate the disc. This type of problem is known as, this type of problem this type of problem is known as light load problem. This type of problem is known as light load problem. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, setting rank to overcome this problem, लिखना है, to overcome this problem
to overcome this problem मेरी राइटिंग खराब हुई है, मैं अच्छी राइटिंग लिखना चाहता हूँ तो मेरी राइटिंग खराब हो गई। लिख रहे हैं पे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम shading ring is moved towards potential coil. Due to this potential coil resultant flux, due to this resultant potential coil flux, due to this resultant potential coil flux increases and disc starts moving. This method is known as this method of compensation is known as light load compensation. इतना क्लियर हुआ क्या सभी लोग बताओ जरा। मुझे डेवलपर से मीटिंग थी 9 बजे और मैं यहाँ पे मीटिंग मिस कर चुका हूँ। आप लोग थोड़ा सा मेरी हेल्प किया करो, ये है ना, अपने फ्रेंड्स को बताने में थोड़ा कि अमर ज्योति प्राइम थोड़ा सा चल रहा है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं एटलीस्ट उनको एक इन्फॉर्मेशन दे दो बस। बाकी मेरे अंदर इतना टैलेंट तो है, इतनी क्वालिटी है कि अगर वो कहीं भी मतलब लेना चाह रहा है कोर्स तो मेरा ही कोर्स लेंगे, इतना टैलेंट मेरे अंदर है। लेकिन मैं थोड़ा सा इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ कि मार्केटिंग करूँ, है ना। अगर मेरे पास थोड़ा भी टाइम निकलता है मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग का मैं कुछ कोर्स ले लूँ, ज्यादा कोर्स ले लूँ। जैसे मेरे पास अभी इवनिंग का टाइम था, 8 से 9 का टाइम था, तो मैंने यही कोशिश करी है कि इसमें मैं मार्केटिंग वाला काम ना करके आप लोग के साथ काम कर लूँ, मतलब आपके क्वालिटी पे काम करूँ। थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट थोड़ा दिखाया करना, ठीक है। चलो अपन यहाँ पे क्लास को ऑफ करते हैं और कल मॉर्निंग में मिलते हैं सेम टाइम पे 9:30 पे, ठीक है। और मंडे से आपका क्लास हो जाएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन मंडे से, क्योंकि अभी धीरे धीरे गर्मी आने वाली है, थोड़ा ठंड का टाइम है, थोड़ा गर्मी आएगी तो मॉर्निंग अपन 6 AM से क्लास लगाने की, 6:30 से अपन क्लास लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मी में 6 AM पे ऑलमोस्ट उजाला हो ही जाता है। अभी के टाइम में जो 8-9 बजे उजाला होता है, थोड़ा सा कोहरा रहता है, ये सब वो है, बाकी ऐसा नहीं रहेगा, है ना। तो गर्मी के टाइम में अपन थोड़ा सा टाइम जल्दी कर लेंगे और इफेक्टिव टाइम मिल जाता है। गर्मी टाइम बहुत टाइम मिलता है क्योंकि मतलब जो वर्किंग है बहुत टाइम मिलेगा, मॉर्निंग 6 AM से अपन इवनिंग तक पूरा आराम से पूरा टाइम मिलेगा, बहुत टाइम मिलेगा, बहुत कुछ करेंगे अपन वहां पे। अभी तो अपन मेन काम स्टार्ट किया ही नहीं है, अपना मेन काम क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, और इतनी बढ़िया कराऊंगा मैं कि रेवोल्यूशन आ जाएगा, लोग बोले कि हाँ भाई ऐसा कोई करा सकता है, ये तुमने पहली बार देखा। तो उसके लिए मुझे टेक टाइम चाहिए, थोड़ा सा सब्जेक्ट भी थोड़ा सा हो जाए। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।